Hello 11th class. I hope all you are fine. Students, in today's class we will do revision of unit 2 structure of atom. बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने लास्ट टॉपिक देखा था हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मैं उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकती। हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेड दैट वी कैन नॉट find simultaneously position and momentum of a moving electron with exact value कि हम exact value से find out नहीं कर सकते, उसमें जरूर डेफिनेटली कुछ एरर आ जाएगा। तो कितना उसने क्या फॉर्मूला दिया था, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्या अगर मैं पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ फाइंड आउट करूंगी तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकती, डेफिनेटली उसमें एरर आएगा। कितना एरर आएगा, h अपॉन 4 पाई। इतना एरर तो डेफिनेटली उसमें आएगा ही आएगा। अब चलते हैं नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर मॉडल भी आपने पढ़ चुके। तो नील्स बोर मॉडल क्या बोलता था, नील्स बोर मॉडल ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं और इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। अगर बच्चों मान लो इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स ऑर्बिट में और फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे होते तो हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। बट हेसनबर्ग ने तो बता दिया कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमारा नील्स बोर मॉडल यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। अब इसके बाद जो नया मॉडल था वो था क्वांटम मैकेनिक्स। देखो क्वांटम मैकेनिक्स अब किस बारे में बात करेगा, उसने बोला कि जो तुम्हारी प्रिसाइज स्टेटमेंट होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन, ये मेरा न्यूक्लियस है, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बिल्कुल यहाँ मिलेगा, हम एक्यूरेट वाली बात नहीं करेंगे। अब हम किस में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की टर्म में बात करेंगे। किसकी टर्म में बच्चों, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब कि लगभग हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। हम पॉसिबिलिटीज में किसमें, प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि भाई यहाँ पर पाने की ज्यादा संभावना, यहाँ पे कम संभावना है। ठीक है बच्चों, देखो क्या लिखा है, द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन और मोमेंटम। जो प्रिसाइज स्टेटमेंट थी पोजीशन और मोमेंटम की इलेक्ट्रॉन की, वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी वर्ड से। अब हम कभी नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट, हम यहाँ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है या कम है, इस टर्म में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो हमेशा याद रखना कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा। मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी रीजन को ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम क्या न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे, ये तो क्या करेगा, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कम डॉट दिखा देना। ठीक है, देखो बच्चों मैं आपको डायग्राम साइड में लगा के दिखा दूंगी कि भाई न्यूक्लियस के पास, अगर न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ी बात। अब देखते हैं बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक नई टर्म आ गई, प्रो ऑर्बिटल्स। क्या आ गई, ऑर्बिटल्स। अब हम उसके डिफरेंस पढ़ेंगे। ऑर्बिट तो हमें पता है ऑर्बिट क्या होती है, अब हम ऑर्बिट का कंपैरिजन करेंगे ऑर्बिटल से। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखो आप लोग अपने नोट साथ के साथ खोल के बैठा करो, तब आपको काफी सारा समझ में आएगा। ऑर्बिट क्या होती है बच्चों, ऑर्बिट हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आप लिख सकते हो ऑर्बिट, इट इज द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। उसे क्या बोल रहे थे बच्चों, ऑर्बिट बोलते थे। क्या बोलते थे, ऑर्बिट। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा। इट इज द 3 डायमेंशन, इट इज 3 डायमेंशनल प्लेस, इट इज द 3 डायमेंशनल प्लेस इन विच, क्या इन विच प्रोबेबिलिटी of finding electron is maximum। कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम। ये एक ऐसा स्पेस होता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड।
अराउंड, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड बच्चों एक ऐसा स्पेस होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्बिटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स। देखो ऑर्बिट क्या दिखाता है? ये 2D मोशन को दिखाती है, इलेक्ट्रॉन के प्लेनर मोशन को शो करता था कि इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं प्लेनर मोशन मतलब 2D मोशन करते हैं, जबकि ये क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशनल मोशन को, कि देखो इलेक्ट्रॉन तो भाई सर के, देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन कर रहा है इसकी चारों तरफ रिवॉल्व कर ही रहा है, पर यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसके साथ साथ वो अपने चारों तरफ भी, जैसे अपनी अर्थ है, देखो सन की चारों तरफ तो चक्कर लगा ही रही है, ये सिर्फ क्या बता रहा था? ऑर्बिट। जो हमारे ऑर्बिट हो क्या बताता था? कि इलेक्ट्रॉन को बताता था कि इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर ये नहीं बताता था कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ भी क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसे अर्थ होती है वो सन की चारों तरफ तो चक्कर लगाते है, पर अपने एक्सिस पे भी तो क्या करती है? रोटेट करती है भाई। चारों अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ रोटेट करने के साथ साथ अपने एक्सिस पे भी क्या करती है? रोटेट करती है। तो वो देखो 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो ये किसकी बात करता है? 3 डायमेंशनल मोशन की बात करता है, जबकि ऑर्बिट किसकी बात कर रहा था? प्लेनर मोशन, सिर्फ प्लेनर मोशन की बात कर रहा था। ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। इसने क्या बोला? देखो भाई, इसने बोला कि देखो ये क्या है, ये जो 2 डायमेंशनल में समझाने की कोशिश करता है, ये 3 डायमेंशनल। इसने बोला ये न्यूक्लियस है भाई, ये ऑर्बिटल वो रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन को शो करेगा? 3D मोशन को शो करेगा। अब देखो बच्चों, इसने क्या था? ये किसके अकॉर्डिंग था? ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर, पहले हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है, पर धीरे धीरे पता चला इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर भी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर नहीं कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर कर रहा है। तो जैसे आप वेव नहीं बता सकते कि एक वेव यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि वेव तो मूव करती रहती है, वैसे ही आप इलेक्ट्रॉन की भी पोजीशन नहीं बता सकते। ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर नहीं कर रहा था। सिर्फ आप इतनी बातें याद रखोगे। देखो इनकी क्या होती है? ये सिंपल सर्कुलर होते हैं शेप में। कैसे होते हैं? ये सर्कुलर शेप में थे, ठीक है? कैसे थे? सर्कुलर थे। और ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? डिफरेंट शेप के होते हैं। हम सारे ऑर्बिटल की शेप आज पढ़ेंगे, ठीक है? डिफरेंट शेप होती है। और नेक्स्ट थिंग हमारी क्या होती है बच्चों, कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? किस रूल से डिसाइड करते थे? याद करो अपना 2m²। किस रूल से डिसाइड करते थे? 2m²। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 रखोगे। क्या रखोगे? n की वैल्यू 1 रखोगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन आते थे फर्स्ट ऑर्बिट में? ओनली 2, ठीक है? n की जगह 2 रखोगे फॉर सेकंड ऑर्बिट, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते थे? 8, ठीक है? तो आप हमें कैसे पता चलता था किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हम अपना 2m² वाला रूल यूज करते थे। ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो रिवाइज कर लो, ये क्या है? ये एक सर्कुलर पाथ है, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के। ये क्या? एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये कौन से नेचर को शो करता है? प्लेनर नेचर को। ये 3 डायमेंशनल मोशन को शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को नहीं मानता है, क्योंकि नील्स बोर मॉडल तो देखो पहले आ चुका था, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हमें बाद में पता चला है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को ये नहीं मानता था, जबकि ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करता था। ये कौन सा था? ये सर्कुलर थे शेप में। कैसे थी? सर्कुलर। और इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है, ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है? एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस रूल से पता चलता था? 2m² से पता चलता था। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद आता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। कौन सा आता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखो बच्चों थोड़ा सा तो है उसमें, पर वो मैं करवा नहीं रही, मैं सिर्फ आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो करवा रही हूँ। क्वांटम नंबर करवाऊंगी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या करना है? आपको क्वांटम नंबर्स करने हैं, ठीक है? आपके पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं। टोटल आपके पास कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4 क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट वन होता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड होता है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है? स्पिन क्वांटम
नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम बच्चों डिनोट करेंगे n से। किससे डिनोट करेंगे? n से। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करूंगी बच्चों मैं l से। किससे? l से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करूंगी बच्चों मैं? m से करूंगी। किससे? m से। और स्पिन क्वांटम नंबर को मैं s से करूंगी या m सबस्क्रिप्ट में s से डिनोट करूंगी। धीरे धीरे समझते जाना। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बच्चों मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। किसके बारे में? मेन एनर्जी लेवल, या आप बोल सकते हो साइज के बारे में बताता है। किसके बारे में? साइज के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में? शेल के अंदर क्या होगी? सब शेल। ये मेन शेल के बारे में बताएगा, ये सब शेल के बारे में बताएगा। ठीक है, सब शेल के बारे में बताएगा। और किसके बारे में बताएगा बच्चों? शेप के बारे में। किसकी? इसकी शेप कैसी होगी। ठीक है। एल किसके बारे में बताएगा कि जो हमारे भाई इलेक्ट्रॉन है वो किस शेप के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सारी चीजें बताएगा। अभी रुक जाओ, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बच्चों, वो किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में, या बोल सकते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। किसके? ओरिएंटेशन के बारे में बता सकता है कि वो किस एक्सिस में है, जो हमारा ऑर्बिटल है वो किस एक्सिस में है। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, पर जब एग्जांपल दूंगी जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो हमारे किसके बारे में बताएगा? वो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। ठीक है। अब देखो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? n से। तो जो n की वैल्यू है बच्चों वो कितनी हो सकती है? n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। मैथ्स की तरह बहुत इजी है, जो मैथ्स करवाऊंगी अब इसके आगे जो होगा वो बहुत इजी है। ठीक है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 6 कुछ भी हो सकती है इंफिनिटी तक। बट n की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है। n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब किस शेल की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? k शेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर n की वैल्यू 2 है तो कौन से शेल की बात कर रहे हैं बच्चों? l शेल की बात कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू 3 है मतलब कौन से शेल की बात कर रहे हैं? m शेल की बात कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू 4 है तो बच्चों किस शेल की बात कर रहे हैं? n शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से डिनोट करेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, l की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1। क्या है? 0 to n-1। ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी ने बोला इस क्वेश्चन में कि n की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 है, तो बताओ l की वैल्यू क्या होगी? तो आप फॉर्मूला लगाओगे 0 to n-1। n-1 3 - 1 क्या देगा? 2। तो 0 to 2 मतलब 0 1 और 2। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करनी है आपको। समझ में आ गया आपको? अगर मान लो वो बोलते हैं n की वैल्यू, वो बोलते हैं n की वैल्यू क्या है? 4 है। क्वेश्चन ऐसे आएगा n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 है। तो बताओ l की वैल्यू क्या होगी? तो l की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1। 0 to n-1 तो 0 to 3। 0 to 3 मतलब 0 1 2 3। इजी है ना? तो देखो ये तुम्हें l की वैल्यू पता चल जाएगी। अगला तुम्हारा ओरिएंटेशन। ठीक है, सॉरी इसमें l में एक पॉइंट और रह गया। अगर l की वैल्यू 0 आती है तो आप बताओ क्या सोचोगे? कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। देखो अब तक हम क्या बात करते थे मतलब शेल की बात करते थे, अब हम शेल सब शेल की बात करेंगे। तो जो तुम्हारी सब शेल होती है वो कौन सी होती है? s p d f। अगर किसी के टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा 10th क्लास में, उन्होंने s p d f का नाम आपने जरूर सुना होगा। जैसे KLMN क्या होती है? शेल होती है। s p d f क्या होती है बच्चों? सब शेल होती है। l की वैल्यू 0 है मतलब s सब शेल। ठीक है, शेल के अंदर क्या है? सब शेल। जैसे सेक्शन के अंदर क्या है? जो होते हैं सब सेक्शन हो जाते हैं। l की वैल्यू 1 है मतलब p सब शेल की बात चल रही है। l की वैल्यू 2 है मतलब क्या? l की वैल्यू 2 है तो sp d सब शेल। l की वैल्यू क्या? 3 है तो f सब शेल। ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अगला तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में बताएगा? ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। देखो s ऑर्बिटल, जैसे कौन सा होता है? s सब शेल। तो s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। देखो पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। जैसे मैंने n के लिए फॉर्मूला बताया वैसे मैं क्या किसके लिए फॉर्मूला बता देती हूँ? m के लिए। तो m की वैल्यू क्या होगी? -l to +l होती है। क्या होती है? -l to +l। अब कोई बोल दे l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू देखो यही क्वेश्चन कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या बच्चों? 4 है। तो l की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। ठीक है, m की देखो n की वैल्यू 4 थी,
एल की वैल्यू क्या है 0 1 2 3। तो एम की वैल्यू क्या होगी, तो देखो एम की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। इसके लिए स्टार्टिंग में मैं 0 लिखूंगी तो -0 टू +0 मतलब 0 की बात चल रही है। फिर एल की वैल्यू मैं 1 रखूंगी, क्या रखूंगी एल की वैल्यू 1, तो -1 टू +1, -1 टू +1 मतलब -1 0 +1। ठीक है, अगर मैंने एल की वैल्यू 2 ली तो एम की वैल्यू क्या होगी -2 टू +2 मतलब -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, अगर सेम ऐसे उसने एल की वैल्यू क्या बोल दी 3 बोल दी, तो एल की वैल्यू 3 होगी तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, क्या हो जाएगी +1 +2 +3। आ गई बात समझ में? देखो अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को, ये देखो सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे मैं m का फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूँ -l टू +l। देखो अच्छे से समझना, मैं रब इसलिए नहीं कर रही ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। अगर m की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, अब देखो अगर l की वैल्यू क्या बच्चों, l की वैल्यू 0 है, मतलब देखो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितनी आई 0। l की वैल्यू 0 किसके लिए होती थी, s सब शेल के लिए होती थी। क्या होती थी, s सब शेल के लिए होती थी। तो m की वैल्यू कितनी आई 0 आई, मतलब m की वैल्यू कितनी आई, ये नहीं अमाउंट नहीं पूछ रही, कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है 0 मतलब एक वैल्यू आई। ठीक है, तो s सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता था, ऑर्बिटल के बारे में बताता था। अब अगर l की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, l की वैल्यू 1 ली थी, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आई थी -1 0 और +1 यही आई थी। देखो टोटल कितनी वैल्यू आई, अमाउंट नहीं वैल्यू, एक वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, कितनी वैल्यू आई 3 वैल्यू आई। तो मतलब L1 मतलब L1 किसके लिए था p सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, S सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल है एक ऑर्बिटल होता है, S का कितना ऑर्बिटल होता है एक होता है। p का कितना होता है अभी निकाला मैंने, कितनी वैल्यू आई 1 2 3, तो p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैंने L की वैल्यू 2 ली थी तो वैल्यू क्या थी इनकी -2 टू +2 -1 2 -1 0 +1 +2, मतलब देखो L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है d सब शेल के लिए होती है, मतलब d के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो m की वैल्यू -3 टू +3 है बच्चों, ठीक है, L की वैल्यू 3, L की वैल्यू 3 f ऑर्बिटल के लिए भी, तो f के पास कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल, कितने हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपका, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों 6, इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। याद रखना s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 मैक्सिमम, p में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, d में कितने आ सकते हैं 10 और p में कितने आ सकते हैं बच्चों 14 आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं 14 आ सकते हैं। हो गई बात। अब लास्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन की रोटेशन। अब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है। अगर क्लॉकवाइज मूव देखो s की वैल्यू फिक्स होती है, s की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, s की वैल्यू या तो +½ होगी या क्या होगी -½ +½ किसके लिए होती है बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और -½ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो देखो मैं आपको फिर से सारी चीजें रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी थी 4 क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन, याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते थे m से, एजीमुथल को l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से और स्पिन क्वांटम नंबर को s से डिनोट करते थे बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा था मेन एनर्जी लेवल, ठीक है, जैसे हम k एलिमेंट पढ़ते थे ना वो क्या होती थी मेन एनर्जी लेवल। अगर n की वैल्यू 1 है तो कौन सी शेल की बात चल रही है k की, अगर n की वैल्यू 2 है तो l शेल की बात चल रही है, n की वैल्यू 3 है तो m शेल की बात चल रही है। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है पर 0 नहीं हो सकती और पॉइंट्स में नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती, क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 एक कंप्लीट नंबर हो सकती है। n की वैल्यू जो कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, बट n की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या पढ़ा बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल्स और शेप के बारे में बताता है, किसके बारे में सबशेल और शेप। अभी बताऊंगी देखो कैसे, शेप के बारे में अभी आया नहीं है, अभी आएगा थोड़ी देर में।
तो आप सोच लो शेल के अंदर, शेल कौन सी होगी, KLMN शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल मिलेगी। तो देखो K शेल के अंदर मतलब n की वैल्यू अगर 1 है तो K शेल होगी, n की वैल्यू क्या है 1 है मतलब K शेल, मतलब K शेल में देखो कितने कौन कौन से मिलेंगे भाई। अगर n की वैल्यू 1 है तो देखो l की वैल्यू क्या होगी 0 to n minus 1 है, n वैल्यू 1 है तो 1 minus 1 0, तो मतलब l की कितनी वैल्यू आई 0। अब l की वैल्यू कितनी आई 0, मतलब एक वैल्यू आई, मतलब एक ही सब शेल होती है। K शेल के अंदर कितनी होती है, एक ही सब शेल होती है, ठीक है। और l की वैल्यू 0 किस सब शेल को डिनोट करती है, S सब शेल को। अगर n की वैल्यू बच्चों क्या हुई, मान लो n की वैल्यू मैंने 2 ले ली, अब मैं L शेल के लिए पढ़ रही हूँ, तो n की वैल्यू 2 आई तो l की वैल्यू क्या आएगी 0 to n minus 1, मतलब 2 minus 1, 2 minus 1 क्या जाएगा 1, तो 0 और 1 कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। मतलब L शेल के पास कितनी सब शेल होती है, L शेल के पास बच्चों 2 सब शेल होती है। कौन कौन सी, जिसका वैल्यू आएगी 0 और 1 वैल्यू आई, तो 0 के लिए कौन सी सब शेल होती है, सब S सब शेल, और 1 के लिए कौन सी सब शेल होती है, P सब शेल। ऐसे आप सबके लिए कर सकते हो। फिर इसके बाद ओरिएंटेशन, तो फॉर्मूला ऐसे लिखा, जैसे L के लिए फॉर्मूला लिखा था, M के लिए लिख दिया -L2 + L। अब L की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, जो भी 0 1 2 3, अगर L की वैल्यू ठीक है 0 हुई, ठीक है, L की वैल्यू क्या हुई 0 हुई, तो देखो अब देखो शेल के अंदर सब शेल आ गए, सब शेल के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। आप देखेंगे एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सेम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे भाई। अगर मेरी L की वैल्यू क्या आई, मैं इसको रब करके दोबारा बता देती हूँ। L की वैल्यू क्या है मेरी, मान लो 0 है तो -0 to +0 मतलब 0, L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 क्यों होती है, S सब शेल के लिए, मतलब S सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, तो S सब शेल मतलब सब शेल के पास ओनली एक ऑर्बिटल मिलेगा, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर L की वैल्यू क्या होगी बच्चों, L की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो M की वैल्यू क्या देगी -1 to +1, -1 0 और +1 कितनी वैल्यू आई 1 2 3, 3 वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई। तो देखो L की वैल्यू 1 मतलब P सब शेल, P सब शेल के पास कितनी आई 3 वैल्यू आई, तो उसके पास 3 ऑर्बिटल होंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। ये सारी बातें थी, ऐसे सबके लिए कर सकते हो। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ ओरिएंटेशन बताएगा इलेक्ट्रॉन की, S की वैल्यू फिक्स होती है +½ या -½ ठीक है, +½ बोल दो -½ बोल दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थे, इजी थे, थोड़ा सा स्टेप वाइज करना, नोट्स पढ़ना, नोट्स के अकॉर्डिंग करना, नोट्स साथ में रख के बैठो और देखते चलो, मतलब मैंने टॉपिक पढ़ाया, पॉज करो वीडियो, फिर देखो उसमें से सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा, कि देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कोई डाउट रह जाए तो नेक्स्ट डाउट क्लास में तो डेफिनेटली क्लियर कर ही लेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, देखो sp_d_f ऑर्बिटल, जो sp_d_f सब शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, देखो s के अंदर एक ऑर्बिटल है, s का कितना ऑर्बिटल है 1, p के कितने ऑर्बिटल है 3, d के 5 और f के 7। ये थोड़ी देर में करेंगे अभी। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हो बच्चों वो हम करेंगे अब नोड। तो देखो नोड क्या होती है, डेफिनेशन सुनो। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए 0 हो जाए। नोड किसे बोलते हैं, द रीजन, क्या, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है बच्चों, अब नोड आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए, क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों n-1, क्या होता है n-1, n क्या है, याद करो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नोड्स हमारी 2 टाइप की होती है बच्चों, एक होती है रेडियल नोड, क्या होती है, एक रेडियल नोड, और सेकंड वन होती है एंगुलर नोड, क्या होती है, एंगुलर नोड। नाम से पता चल रहा है किसी एंगल, मतलब कोई प्लेन में होगा, कोई प्लेन ही होगा, और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, देखो इधर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डॉट डॉट से दिखा रही हूं। अब देखो बीच में ये रीजन देखो, ये डॉट डॉट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
अब देखो बीच में देखो व्हाइट रीजन आ गया बच्चों, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, जो व्हाइट रीजन दिख रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी नोड है, एक रेडियस के कौन बाउंड्री है, जिसको बोलते हैं रेडियल नोड। अब देखो बच्चों रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है l माइनस 1। इससे क्वेश्चन एक असाइनमेंट में भी आया था। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपसे किसी के लिए भी पूछ लेगा, मान लो 4f के लिए पूछ ले कि मेरे पास एक 4f ऑर्बिटल है, उसके लिए बताओ एंगुलर नोड कितनी है, उसमें रेडियल नोड कितनी है। तो देखो जो आगे लिखा होता है बच्चों, ये आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है, n होता है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या लिखा s, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, s की वैल्यू क्या होती थी भाई, n की वैल्यू क्या होती थी, n की वैल्यू 0 होती थी, किसके लिए, s के लिए। l की वैल्यू कौन होती थी, p के लिए। l की वैल्यू 2 होती थी d के लिए, और l की वैल्यू क्या होती थी, 3 होती थी, वो f के लिए होती थी। ठीक है, आप देखो f के लिए l की वैल्यू क्या है 3, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, n और l की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, पता चल गया ना। आपको मान लो ऐसे पूछ ले 3d, क्या बोलते 3d, तो सामने लिखा हुआ क्या n है, और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, l की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। आप किसी के लिए भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके क्वेश्चन में देखना कि किसकी पूछी गई है। ठीक है बच्चों, आप देखो अब हम किसकी पूछ रहे थे, मैं आपको 3f की पूछ लेती हूँ, क्या पूछ लेती हूँ 3f, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, चलो 4f कर देती हूँ, n की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। f की वैल्यू, l की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, f के लिए क्या होती है, s के लिए 0, s p d f, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालूंगी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना चाहिए, n क्या है 4, भाई n माइनस 1 होता है फॉर्मूला, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, n की वैल्यू क्या है 4 है, l की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस 1, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 0, कितनी आ जाएगी 0, मतलब रेडियल नोड इसमें एक भी नहीं होगी। अब होता है एंगुलर नोड, सॉरी एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l होता है, सॉरी कितना होता है l होता है। तो यहाँ पे जो l की वैल्यू है वही क्या है, एंगुलर नोड की वैल्यू है, तो l की वैल्यू क्या है 3 है। तो देखो आपके पास 4f में टोटल नोड्स कितनी होगी 3, रेडियल नोड कितनी होगी 0 और एंगुलर नोड कितनी हो जाएगी 3, तो 0 प्लस 3 3, तो टोटल नोड्स कितनी थी 3 थी। अब मान लो और किसी के लिए पूछ लेता है, d के लिए पूछा है, 3d के लिए पूछ लेता है, तो n की वैल्यू क्या होगी 3, d की वैल्यू क्या होगी, f की सॉरी l की वैल्यू क्या होगी d के लिए, देखो f के लिए 0 होती है, p की 1 होती है, और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो 2 आ जाएगी। तो यहाँ से फाइंड आउट करो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या जाएगा 3 माइनस 1, कितनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स है 2 है। अब रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 क्या जाएगा 0, और एंगुलर नोड कितनी हो जाएगी बच्चों, एंगुलर नोड हो जाएगी तुम्हारी जितनी l की वैल्यू, तो l की वैल्यू क्या है 2 है। ऐसे ही आप किसी की भी नोड फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो ये था हमारा नोड का कॉन्सेप्ट था कंप्लीट। ठीक है, आप अच्छे से करना। एंगुलर नोड मैंने गलती से लिख दी थी, एंगुलर नोड की वैल्यू l होती है। ठीक है, आप देखो अब हम पढ़ेंगे शेप्स पढ़ेंगे किसकी, देखो s के में कितने बताए, एक ऑर्बिटल होता है, p के 3 होते हैं, d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 होते हैं, और f के 7 होते हैं। तो जो f ऑर्बिटल्स की शेप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हमें उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो हम पढ़ेंगे सिर्फ s ऑर्बिटल की शेप, किसकी पढ़ेंगे s ऑर्बिटल की शेप। s ऑर्बिटल की शेप बच्चों सर्कुलर होती है, क्या होती है, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, राउंड से क्या दिखा दिया मैंने, न्यूक्लियस। अब s ऑर्बिटल की शेप पूछे तो s ऑर्बिटल की शेप क्या हो जाएगी सर्कुलर। तो ठीक है, आप ऐसे ऐसे भी नोट कर दोगे, ऐसे गोला बना दो। ठीक है, आप समझ गए ना, ये किसकी शेप हो गई 1s की। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे 2s की शेप बताओ, तो 2s की शेप क्या होगी बच्चों, ये तुम्हारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के पास डॉट 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 बनाओ, देखो ये तो 1s की हो गई थी, यहाँ तक तो सेम है, फिर बीच में खाली जगह छोड़ दो, फिर यहाँ पे क्या कर दो, फिर डॉट 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 कर दो। नोट्स में देखना, नोट्स में बड़े अच्छे से बनाई है। ये किसकी शेप हो गई 2s की शेप हो गई। 3s की करोगे तो कैसे देगा, बीच में वही न्यूक्लियस, डॉट डॉट दिखाना यहाँ तक, फिर एक बार बीच में खाली जगह छोड़ना, फिर क्या दिखाना डॉट 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 दिखाना, फिर एक बार खाली जगह छोड़ना, फिर ये किसकी शेप हो जाएगी 3s। देखो
डॉट डॉट किसको दिखा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी शेप हो गई बच्चों, 3s की शेप हो गई। ये किसकी शेप हो गई, 3s की शेप हो गई। जो s की शेप होती है बच्चों वो कैसे होती है, स्फेरिकल शेप होती है। कैसी है, स्फेरिकल शेप होती है। कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनको बोल देते हैं ये ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, ओमनी डायरेक्शनल। अब आगे p के क्या होते हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैंने बताया ना k l m n क्या होती है, शेल होती है। ठीक है, s p d s क्या होती है, सबशेल होती है। सबशेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल। p के पास कितने ऑर्बिटल बच्चों, 3 है। तीनों का नाम सुनो, px py pz। क्या, px py pz। इनकी शेप होती है डंबल जैसी। डंबल नहीं उठाते जो जिम्स में यूज करते डंबल, वैसे डंबल जैसी शेप होती है इनकी। ठीक है, तो देखो px py pz। अब इनकी शेप बनाओ, तो x y एक्सिस बना लो। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ पे क्या बना दिया, z एक्सिस। ये कौन सा हो गया, z एक्सिस। ठीक है, अब किसकी शेप पूछे, px की पूछी है। तो px की शेप किसमें होगी, x एक्सिस में। तो x एक्सिस ये हो गया, तो ये ऐसी शेप हो जाएगी, इक्वल बनाना। ठीक है, और किसकी शेप, अब py की, तो py की ये हो जाएगी और pz की ये हो जाएगी। ठीक है, आप एक्सिस चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, px py pz। ठीक है बच्चों, px py pz की शेप। ठीक है, ये क्या होती है, ऐसी शेप होती है। अब अगर px ऑर्बिटल की शेप पूछे तो x एक्सिस में दिखा दो, y की पूछे तो y एक्सिस में दिखा दो, z की पूछे तो z एक्सिस में दिखा दो। ठीक है बच्चों, अब अगला आता है तुम्हारा d के भाई 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बना लो। देखो पहला क्या, x और y। क्या है, x और y। इनकी शेप कैसे होती है, डबल डंबल। कैसी शेप होती है बच्चों, डबल डंबल। डबल डंबल मतलब डंबल तो आप सबको पता है, वो जिम में उठा रहे हैं ऐसे। डबल डंबल मतलब 2 डंबल, x और y एक्सिस में। इन तीनों को बोलते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। ये कैसे होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ये कहां पे, ऑन द एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सिस के ऊपर, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में। देखो अभी कैसा होगी, इसकी शेप ऐसी होती है। ये किसकी हो गई बच्चों, dxy। किसकी, x और y के बीच में बनाया ना, dxy। अगली किसको चाहिए, dyz। तो यहाँ पे y लिख लो, यहाँ पे z लिख लो, तो ये किसकी हो जाएगी, dyz की हो जाएगी। अब dzx की पूछे तो z यहाँ पे रख लो, x यहाँ पे रख लो, और इनके बीच में बना दो, इनके एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन द एक्सिस। तो तुम्हारी dxy, dyz और dzx की शेप ये हो गई। अब होती है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की। ये कहां पर होती है बच्चों, ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर। ये हमारा एक्सिस होता है तो इसके ऊपर, तो यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो, एक्सिस की जस्ट ऊपर। ये तुम्हारी किसकी शेप हो गई, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगला dz स्क्वायर, किसके बच्चों, dz स्क्वायर। तो z ऑर्बिटल यहाँ पे ले लो, यहाँ पे x y जो भी लेना है वो ले लो। इसकी शेप होती है बेबी सुदर। क्या होती है, बेबी सुदर। ठीक है, जैसे बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करते हैं, बेबी सुदर खिलौना से तो उसके मुंह में डाल देते हैं। ठीक है, उसको होता है जो बोलते हैं, जिससे वो चूसता रहता है, जिससे बच्चा उस वो शेप होती है। तो इसकी ऐसी शेप होती है, ऐसी, ये याद रखना। ऐसी होती है dz स्क्वायर की ये शेप होती है। इस शेप को बोलते हैं बेबी सुदर। आप सबने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उसके मुंह में, उसको चुसनी बोलते हैं, वैसे हिंदी में एक वर्ड होता है, पर बेबी सुदर आप सब नेट पे सर्च कर सकते हो। तो उसकी जैसी शेप होती है, वो भी ऐसा होता है। देखो ऐसा होता है बेबी सुदर, ऐसा होता है। देख बेबी सुदर के नीचे कैसा, और लगा दो, देखो ऐसी शेप तो दिख रही है ये, कि एक देखो एक रिंग ऊपर है, एक नीचे, और बीच में क्या है, ये एक रिंग और है, एक लोब ऊपर है। इसको इनको क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोब है। एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे, और बीच में क्या है, इस पर रिंग होती है। तो ये डी ऑर्बिटल की बच्चों शेप हो गई। ठीक है, डी ऑर्बिटल की शेप को हम बोलते हैं डंबल शेप। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। क्या हम एक एटम के ऑर्बिटल्स में कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। बच्चों देखो शेल में तो हमें फिल करने आते हैं। जैसे हम पूछते थे कि बताओ
कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप क्या लिखते थे, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे, 2 और 4 लिखते थे, ठीक है। पर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम सब शेल की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में फील कैसे होते हैं। देखो स्टार्टिंग करते हैं हम, फर्स्टली किससे करेंगे, हम अफबाउ प्रिंसिपल से, किसे, अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो अफबाउ प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए आप क्या करो, ऐसे लिखना शुरू करो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p। अब देखो थर्ड नंबर से 3p 3sp 3d 4d 5d 6d 7d, यहाँ से, क्या से, 4f से, 4f 5f 6f 7f, ठीक है बच्चों। आपने ये कर लिया। आप देखो कैसे करो, आप ऐसे नॉर्मल लाइन खींच दो, सीधी लाइन ड्रॉ करनी आती है ना सबको, देखो सब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो चीज कटे उसे कट कर दो, ठीक है। देखो मैंने सिंपली लाइन ड्रॉ की है, और अब देखो ये एरो है ना, इसके बीच में डॉटेड से ऐसे, मतलब एरो के बाद पहले यहां से यहां तक जाना है, फिर वापस आना है, फिर पीछे वाला रास्ता लेना है, फिर वापस आना है, फिर क्या करना है, फिर ये इस रास्ते तक जाना है, इस रास्ते से आगे घूम के, जैसा रास्ता होता है, रास्ता बता रही हूँ आपको। तो अफबाउ प्रिंसिपल के लिए पहले आपको ये बनाना आना चाहिए, क्या, ये बनाना आना चाहिए। बन गया, नीचे तक कर लेना, मैंने सब जगह नहीं किया, सिर्फ आप कर लेना, मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाया है। अब देखो बच्चों, हमारा अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी क्या हो, एनर्जी जिसकी सबसे कम हो, लेस एनर्जी हो। मतलब इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे होगी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in orbitals in increasing order of their energy, in increasing order of their energy, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले किसमें फिल होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो देखो सबसे एनर्जी कम होने के लिए हमने यहाँ पे तरीका देख लिया। तो देखो सबसे कम होती है एनर्जी 1s की होती है, किसकी होती है, 1s की, मैं इधर लिख रही हूँ, उसको रब नहीं करूंगी, 1s की होती है। तो 1s के बाद घूम फिर के इधर आओ, किसकी होती है, 2s की होती है, उसके बाद घूम फिर के वापस आओ, 2p की होती है, फिर इधर से आगे जाओ 3s होती है, जैसे एरो चल रहा है वैसे चलना आपको, 3s, फिर घूम के वापस पीछे आओ, ठीक है, रब करती जा रही हो ताकि आपको समझ में आए। 3p होती है, फिर उसके बाद 4s होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, 3d होती है, और फिर क्या होती है, 4p होती है, और फिर 5s, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आप सारे लिख सकते हो, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे होगी, पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी में होगी, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, मतलब इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सेकंड जो रूल है हमारा वो है पोलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा है, पोलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो बच्चों ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो हमने पढ़ा था एक ऑर्बिटल वाले में क्या पढ़ा था हमने, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। s के कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d के 5 होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f के 7 होते हैं तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो मान लो एक ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एरो किसको दिखाती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इनकी जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे होनी चाहिए, एक ऊपर होता है, एक कैसे होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ऊपर और नीचे, या ऐसे भी हो सकती है, नीचे और ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। बट हाँ अगर दोनों ही ऊपर है और दोनों ही क्या है, नीचे है, तो बच्चों ये रूल क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या बोलता है पोलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि स्पिन कैसे होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए।
the electron present in a orbital must have opposite spin. किसकी होनी चाहिए? अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, या आप इसको दूसरे तरीके से ये बोल सकते हो, इसके चारों क्वांटम नंबर, क्या चारों क्वांटम नंबर कौन कौन से पढ़े थे? चार क्वांटम नंबर हमने कौन से पढ़े थे? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक देखो, जैसे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों वैल्यू किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। आप देखो समझने के लिए, मैं बहुत समझने के लिए बहुत बड़ा एग्जांपल ले रही हूँ। कार्बन का ले लिया, कार्बन में क्या होता है बच्चों? पहले इलेक्ट्रॉन देखो, टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। भाई एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो पहले किस शेल में भरा जाएगा? s में भरा जाएगा, फिर इसके बाद 2s में भरा जाएगा, फिर किस में भरा जाएगा? 2p में भरा जाएगा। किस में भरा जाएगा बच्चों? 2p में भरा जाएगा। तो 1s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? s में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, इधर 2 इधर 2। ठीक है, अब देखो s ऑर्बिटल बनाऊंगी, ये 2s बनाऊंगी, 2p कैसे बनाऊंगी? भाई 3 ऑर्बिटल, 3 डब्बे बनाऊंगी। भाई s के पास 1 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे शो करूंगी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है बच्चों, ये बात बताई, किसने बताई? पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मैं इनमें से किसी की भी क्या निकाल लो आप, इनमें से किसी की भी NLMS की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालो? NLMS की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, देखो ये क्या होता है? 2p का है, देखो 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz इधर होता है, py इधर होता है, px pz py। ठीक है, देखो पहले इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो। देखो 1s में इलेक्ट्रॉन था, n की वैल्यू जो आगे लिखा होता है वो होती है 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? s के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 0। m के लिए क्या होती है बच्चों? m की क्या वैल्यू होती है? -l 2 + l, यही तो होती है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। क्या हो जाएगी? 0। अब देखो इसे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0 आएगी, पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू अगर +½ होगी तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी? -½ देखो चारों वैल्यू तो सेम नहीं आई, एक वैल्यू डिफरेंट करेंगे ना। आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो m की वैल्यू और n की वैल्यू सेम आ गई, बट कभी भी फोर्थ क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होगा। मतलब अब इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए देख लो, इनके लिए n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, तो देखो इनके n की वैल्यू डिफरेंट हो गई। मतलब चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन, मान लो अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये था हमारा पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और अगला था हमारा हुंड्स रूल। क्या था? हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या बोलता था बच्चों? हुंड्स रूल क्या बोलता था कि देखो जैसा p में इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों नहीं भर दिए? भाई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, ऐसे कर देती मैं। बस नहीं बेटा, हमेशा आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? अगर ये देखो जिन ऑर्बिटल की एनर्जी, अगर p के 3 ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी क्या होती है? सबकी एनर्जी इक्वल होती है। क्या होती है? सबकी एनर्जी इक्वल होती है। p के 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। तो इन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। इनकी एनर्जी इक्वल होती है। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन भरा गया, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा गया। ठीक है, तो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले उनको क्या करेगा? आप सिंगली ऑक्यूपाइड करोगे। अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बच गए तो उन्हें आप क्या करोगे? पेयर अप करोगे। पहले उनको क्या करोगे? सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या करोगे बच्चों? सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब पहले सिंगल सिंगल भरोगे उनमें। अगर फिर इलेक्ट्रॉन बच गए, मान लो यहाँ पे 2p2 ना हो, 2p4 होता, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो सारे में, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर करो पेयरिंग। ठीक है बच्चों, पर आप कभी ये नहीं करोगे, मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे 2p3 होता, तो ऐसे नहीं करोगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरते 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, नहीं, पहले सबको क्या करोगे? सिंगली शाम को 1 दोगे, कोशिश करोगे सबको 1 देने की। अगर फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर आप उनकी क्या कर दो? पेयरिंग कर दो। तो ये हमारे 3 रूल्स है, अबव, फॉलोइंग और कौन सा था हमारा? हुंड्स रूल। अब बच्चों इनको अप्लाई करके हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इससे ज्यादा की नहीं करेंगे। ठीक है,
देखो ऐसे था, जो यहाँ पे एनर्जी का जो ड्राइव ना आउट का, इस सबसे पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2p 3s 3p 4s, जो ये सर्कल वाला सब्सिडी वाला गेम था वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूंगी। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की करूंगी। एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी 1s। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे s में भाई, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसमें के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दो 1s 1। आप डब्बे से बनाना चाहते हो इसको, नीचे नाम लिख दो 1s और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अगले हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2। भाई s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों के दोनों आ गए, तो इसको आप ऐसे करके दिखा सकते हो। अगला है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2। भाई s2 तो कंप्लीट हो गया, फिर किसका नंबर आएगा 2s का आएगा, 2s1। ठीक है, तो देखो पहले 1s का डब्बा फिर 2s का डब्बा, इसके नीचे लिख दो 1s का, ये 2s का है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप ऐसे करके दिखा दो, देखो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन दिखाए जा सकते हो, ऐसे भी करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला बेरिलियम, क्या है बेरिलियम, बेरिलियम का बच्चा एटॉमिक नंबर तो 4, तो 1s में कितने आते हैं 2 आ जाएंगे, 2s में 2 आ जाएंगे, भर दो भाई। ठीक है, अगला बोरोन, क्या है बोरोन, तो 1s2 2s2। अगला किसमें भाई एक इलेक्ट्रॉन तो अभी बच गया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे भाई, 4 तो भर दिए, अब जगह खाली नहीं है। अब अगला ऑर्बिटल लो 2p, p में कितने आ सकते हैं बच्चों, टोटल 6 आ सकते हैं, क्योंकि p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो 2p, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक लिख दो। तो देखो s के लिए एक डब्बा, एक s दूसरे 2s के लिए डब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो इनमें, और 2p, क्या है 2p, तो 2p के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनाओगे 3 ऑर्बिटल्स बनाओगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो पहले वाले को भर दो। ठीक है, अगला है बोरोन, अगला है कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, भाई एक और भर दो, तो क्या आ जाएगा 1s 2s, भर गए। और अगला क्या आ जाएगा 2p, p के लिए कितने ऑर्बिटल बनाओ 3, क्योंकि p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 होते हैं, 2p2। देखो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करो, तो सिंगली ऑक्यूपाइड करो, हुंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने क्या बोला, पहले इनको क्या करो बच्चों, सिंगली ऑक्यूपाइड करो, फिर इनके बाद जगह बची है तो इनको क्या कर दो डबली ऑक्यूपाइड कर दो। अगला है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सेम चलता रहेगा, ये आगे वाला सेम रहेगा, मैं सिर्फ पीछे वाला बनाऊंगी, एक इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, अगला आ जाएगा ऑक्सीजन 8, तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा 2p4 चेंज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 2p4। अगला है फ्लोरीन, क्या है फ्लोरीन 9, 2p5, क्या है 2p5 2p5। अगला है नियोन 2p6, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है, ये हो गई नियोन की, यहां तक कर ली, एटॉमिक नंबर 10 तक हो गए। अब देखो एटॉमिक नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, सोडियम, किसकी सोडियम की एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6, कितने बढ़ दिए 10 बढ़ दिए, 2 और 6 8 8 + 2 10 और 3s1। तो देखो ये जो बन रहा है इतना सेम, लास्ट में 3s और लगा देना और एक इलेक्ट्रॉन डाल देना। अगला मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, तो कंप्लीट भरा गया, अब किसका नंबर आ गया 3p का हो गया, तो 3p1। ठीक है, तो बस ये यहाँ तक तो था ही, एक p1 में एक इलेक्ट्रॉन, p के 3 ऑर्बिटल बनाना, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अगला p के पास क्या जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, उसमें 3p2 हो जाएगा, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। पर अब देखो एटॉमिक नंबर 20 के बाद देखो क्या आ जाएगा 20 के बाद स्कैंडियम, किसका स्कैंडियम, किसका बच्चों स्कैंडियम। देखो स्कैंडियम, देखो आपको पता है हीलियम नियोन ऑर्गन, अब ऑर्गन में देखो सारी देखो दोबारा स्कैंडियम का करते हैं। एटॉमिक नंबर 21, कितना हो गया एटॉमिक नंबर 21 हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट कौन सा था आर्गन। आप ये पूरा भी लिख सकते हो या ब्रैकेट में सिर्फ आर्गन लिख दो, इतना सारा लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। अब 3p के बाद जाएगा 4s और 3d आता है, क्या आता है बच्चों 4s और 3d आता है, तो 4s में कितना आ जाएंगे 4s में हो जाएंगे बच्चों तुम्हारे पास
2 आ जाएंगे भाई। 4s में कितने टोटल भाई 18 तो बढ़ती है और 3d 1, ये हो जाएगी स्कैंडियम की। टाइटेनियम की क्या हो जाएगी बच्चों, टाइटेनियम की हो जाएगी 3d भाई ऑर्गन 4s2 3d 2। टाइटेनियम के बाद क्या था वेनेडियम आर्गन 4s2 3d 3। वेनेडियम के बाद क्रोमियम, ठीक है, आर्गन 4s2 3d 4। इसमें स्टार मार्क करना, अभी क्या करना आप स्टार मार्क करना, अभी बताती हूँ क्यों किया है, ठीक है। ये किसका होगा, क्रोमियम का हो गया। आप देखो बच्चों मैग्नीज, क्या देखो मैग्नीज, तो आर्गन 4s2 भाई आर्गन का मैग्नीज का 25 होता है, इसका 24, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो 3d 5। अगले में क्या आ जाएगा 3d 6, अगले में आ जाएगा 3d 7, 3d 8, 3d 9 और 3d 10। 4s2 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 ये सब सेम चीज रहेगी। मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, इन सब के आपने एटॉमिक नंबर क्या 30 तक सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। यहाँ पे आप ऑर्गन लिख लेना सबका। आप देखो बच्चों 2 पे स्टार मार्क कर लो, किस पे, क्रोमियम पे और कॉपर पे। देखो बच्चों हमेशा याद रखना कोई ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं फुल फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। देखो बच्चों अब इसको बनाओ, किसको, ऑर्गन को ऐसे कैसे रहने दो, 3s बनाओ, 4s बनाओ, 4s है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन 3d 4 भाई, ये हमारी क्या हो गई d हो गई। क्या हो गया हमारा, कौन सा ऑर्बिटल हो गया, d ऑर्बिटल हो गया। d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 4 हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों ये आ गए, ये कौन सा 3d, d ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 आ सकते हैं। हाफ फील्ड कब होगा, मतलब आधा भरा हुआ कब होगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने में कितनी कमी है, 1 की कमी है। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाता है, कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, क्रोमियम की ऑर्गन की हो जाती है 4s1 3d 5। बार बार इसी से क्वेश्चन आता है 4s1 3d 5। ऐसे हमारी कॉपर में हो जाती है, कॉपर की क्या होगी आर्गन भाई 4s का एक डब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगला कौन सा है 3d 9 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाइड करो फिर इनकी पेयरिंग कर दो, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों इसको फुली फील्ड में, इसका हाफ फील्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको फुली फील्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन हटके यहाँ आ जाता है। तो देखो ये भी हाफ फील्ड, देखो ये क्या हो गया हाफ फील्ड, ये भी स्टेबल और ये फुली फील्ड, ये भी स्टेबल, ये हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, दोनों स्टेबल। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कॉपर की 4s1 3d 10। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।